ठीक है। Are you hearing? Good morning, good evening. Okay, Subraj Slake. Good evening. नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चौरसिया उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम कुछ करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करने का पर्पज क्या है? एमसीक्यूज करने का मेन पर्पज हमारा ये है। हेलो आतिश लिखा, ओके, चल रहा है प्रॉपर। क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कर रहे हैं। प्लीज आपको लोग साउंड प्रॉपर आ रहा है? प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, साउंड क्लियर और नॉट। साउंड क्लियर और नॉट? ठीक है, ऑल क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, देखिए अगेन मैं कृष्णा चौरसिया उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे नए बैच महाटेट 2026 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग को पता है, बैच पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 16 फरवरी 2026 से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और डिले करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करेंगे तो जो आपकी फीस है आपको दिख रही होगी यहाँ पे 1499 रहेगी। और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो आपकी फीस है वो 1499 ही रहेगी। लेकिन अगर आप संयुक्त रूप से पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करेंगे तो जो आपकी फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 ही रहेगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई होगी। अब सबसे फायदा क्या है? ज्वाइन करने का फायदा है कि आपकी जो बैच की अवधि है वो पूरे 1 साल तक वैध रहेगी। मतलब 1 साल तक जो भी लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, वो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऑल क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, आप टेट 2026 के बैच की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आपको सिलेबस पूरा पता होगा। सिलेबस में क्या क्या है? सामाजिक शास्त्र, परिसर अभ्यास, गणित भूमति, मराठी अंग्रेजी, बाल मानस शास्त्र, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। हिंदी स्वयं मैं पढ़ाने वाला हूं, जो 30 मार्क्स की आएगी, है ना। 30 क्वेश्चंस आपके पूरे कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे? पूरे आपके 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सिलेबस आपको पूरा पता है हिंदी का। सिलेबस पता होने के बाद अब नेक्स्ट बात आती है किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला सेशन है, इसलिए आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन करने का पर्पज क्या है? क्वेश्चन करने का पर्पज हमारा ये है कि आप जितने क्वेश्चंस आज करने वाले हो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस लेवल का पढ़ना है, किस लेवल तक का हमें याद रखना पड़ेगा और आगे की चीज है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो लिखा है, जब शब्द वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जब शब्द वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? कमेंट में आंसर देंगे, जिनको पता है प्लीज आंसर प्रोवाइड कराइए। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? गलत। सुरेश जी आप गलत बोल रहे हैं। आई आंसर थर्ड नहीं। ओके ठीक है, आंसर क्या होगा? जब शब्द वाक्य के जब शब्द वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। ये चीज मैंने क्लास में जब पढ़ाई थी, आप लोग क्लास में पढ़ाया था मैंने कि शब्द और पद दोनों एक ही चीजें होते हैं, दोनों के दोनों एक ही चीजें होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भी सेम होता है, लेकिन प्रयोग दोनों का अलग अलग होता है। शब्द ही पद बनता है। शब्द पद कब बनता है ये भी बताया था। तो हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। शब्द वाक्य के बाहर अगर प्रयुक्त होता है तो शब्द को हम शब्द ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हम शब्द को शब्द ही कहते हैं। लेकिन
जब यही शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयोग होगा, जैसे एक वाक्य लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा श्याम, मैंने लिखा राम और दूसरा लिखा श्याम। अगर मैं राम और श्याम की बात करूं तो ये क्या है, ये शब्द हैं। ओके ओके, ये क्या है, शब्द हैं। लेकिन अगर मैं जब इनके साथ एक वाक्य बना लेता हूं, जैसे राम खाना खाता है ना, मैंने लिखा राम खाना खाता है। अगर मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, एक शब्द ये वाला है, और अगर मैं यहाँ पे उसी शब्द से वाक्य बना दिया, मैंने क्या बनाया, राम खाना खाता है। अगर राम खाना खाता है ये वाक्य है, तो इसमें जो राम लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पद। तो मैंने आप लोगों को जब क्लास में बताया था, क्या बताया था कि आप जब शब्द को वाक्य के अंदर या वाक्य के एक अंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो वही शब्द पद बन जाता है, लेकिन जब वह बाहर प्रयुक्त होता है तो शब्द शब्द ही कहलाएगा। क्लियर है बात? तो आंसर बी इज करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, बताइए। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या होगा, वर्ण होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इस शब्द में राम व्याकरणिक दृष्टि से क्या होगा, कौन सा आंसर है, बोलिए कौन सा आंसर होगा। 8 और कोई कौन सा आंसर होगा, बोलिए आंसर कौन सा होगा। आंसर होगा हमारा राम पुस्तक। सब आप एक वाक्य को पहले पढ़िए, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। मैंने बताया राम अगर वास्तविकता में लिखें, जैसे मैंने यही लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है ना, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम यहाँ पे जो है, मैं बात करूं वाक्य के एक अंग के रूप में है, अंग के रूप में होता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पद बनेगा। क्या बनेगा, पद बनेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट, बिल्कुल राइट। ओके, करेक्ट करेक्ट, राइट राइट, है ना, आंसर सी इज करेक्ट होगा। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। शब्द क्या होते हैं, जब शब्द बाहर प्रयोग होते हैं तो उसी को हम शब्द बोलेंगे, लेकिन जब वही शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, पद के कितने भेद माने गए हैं, बताइए पद के कितने भेद हैं। ऑप्शन 1 3 4 5 और 6, बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 4 5 और 6 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए। एनी रिप्लाई, कमेंट। कौन सा ऑप्शन, पद के कितने भेद माने गए हैं। देखिए पद, पहले तो पद समझना जरूरी है। पद क्या होता है, तो पदों से मिलके ही एक पूरा वाक्य बनता है। बताया था ना, वाक्य का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य किससे बनता है, उपवाक्य से। किससे बनता है, उपवाक्य। छोटे छोटे उपवाक्य मिलके क्या बनाते हैं, एक वाक्य मिलाते हैं। उपवाक्य किससे मिलके बनता है, पदबंध से मिलके बनता है। किससे बनता है, पदबंध से मिलके बनता है ना। और पदबंध किससे मिलके बनते हैं, पद से मिलके बनते हैं। अब पद के आगे भी टर्म्स होते हैं, पद के आगे पद या शब्द होता है, ठीक है। अब पद के आगे भी टर्म क्या होता है, अक्षर या वर्ण। क्या होता है, अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण। अच्छा, आप लोग को पता है भाषा में दो चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहली दो चीजें मैटर करती हैं, क्या करती हैं, कि जो वाक्य होता है ये भाषा की सार्थक इकाई है। क्या है, भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक इकाई का मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ राम, जैसे मैं और आप खड़ा हुआ है, मैं और आप खड़े हैं, तो क्या सिर्फ मेरा नाम या आपका नाम लेने से कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। जब तक हमें अगर आपस में बात करनी है तो जरूरी है कुछ वाक्य बोलना, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि वाक्य को ही हम सार्थक इकाई बोलते हैं। जब तक वाक्य नहीं बोलेंगे तो बात शुरुआत भी नहीं होगी, और जब शुरुआत नहीं होगी तो खत्म भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। अब यहां पे बात कर रहे हैं पद की, तो पद पे हम आते हैं। पद, पद के कितने भेद माने गए हैं,
पद के टोटल 5 भेद माने गए। कौन कौन से भेद माने गए? जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए फिर, है ना। 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है संज्ञा, सबसे पहला संज्ञा। दूसरा होता है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, विशेषण, क्रिया, और पांचवा होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय। लास्ट क्या होता है? अव्यय। बात समझिए क्या लिखा है मैंने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। 5 भेद होते हैं। 5 भेद मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्युत्पत्ति के आधार पर जलज किस प्रकार का शब्द है? पहले बात हमें पता होनी चाहिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर ही शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के जो आधार है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बात करें तो 3, लेकिन मूलतः बात करें तो मूलतः 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे हमें तीसरे की जरूरत है, इसलिए हम 3 प्रकार को बताते हैं। सबसे पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। ओके, तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़ाता फिर देखिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द जिनके खंड नहीं किया जा सकते, मतलब जिनको हम और ज्यादा छोटे तौर पे नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लिया चल कोई धातु है, तो चल को हम तोड़ सकते हैं क्या? क्या हम इसको ऐसे चा प्लस ला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, है ना। चा प्लस ला इनको हम नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इन ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे यौगिक की। तो यौगिक कौन से शब्द होते हैं, या यौगिक किस प्रकार के होते हैं? यौगिक का मतलब होता है बना हुआ। आप जानते हैं यौगिक का मतलब होता है बना हुआ। अब बना हुआ कम से कम 2 लोग। अब कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो वो 2 लोग, कम से कम उसके लिए 2 लोग की रिक्वायरमेंट होगी। 2 लोग कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 2 शब्दों से जो मिलके बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्दों से जो मिलके बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक की परिभाषा और यौगिक की विशेषता क्या होती है मेन, कि यौगिक जैसे बनाया जा सकता है उसको पुनः उन्हीं खंडों में विभाजित भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम योग रूढ़ की बात करें, योग रूढ़ की बात करें, तो यहां पे बात करें तो ये अर्थ की दृष्टि से, यहां पे देखिए, यहां पे 2 चीजें मैटर करती हैं, एक तो रचना और दूसरा अर्थ। रचना और दूसरा अर्थ। ठीक है, रचना या इसी को हम व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो शब्द कैसे होते हैं? यौगिक होते हैं। ये रचना के आधार पर कैसा होगा? यौगिक होगा, मतलब एक से ज्यादा से बना मिलके बना होगा, लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होगा। जैसे बात करेंगे जलज की, तो जलज शब्द को देखो, जलज को अगर हम तोड़ते हैं तो जल प्लस जा, इसका मतलब होता है जल में जन्मा। क्या होता है? जल में जन्मा। ठीक है, जैसे कि जल में कौन जन्म लेता है? जल में कमल जन्म लेता है। बात समझ में आई ना? जल में कौन पैदा होता है? कमल पैदा होता है। याद रखना है, जल को हम 2, इसमें हमने ब्रेक किया जब इसको, तो जल प्लस जा लिखा, जिसका अर्थ होता है जल में जन्मा। तो देखो, इसकी अगर हम रचना की बात करें, इसकी हम रचना की बात करें तो ये रचनात्मक तरीके से दो शब्दों या 2 पदों से मिलकर बना है, जल प्लस जा से बना है कि नहीं बना है। लेकिन अगर हम इसके अर्थ की बात करें, अर्थ क्या है इसका? कमल है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ क्या कहता है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते। आप कमल को तोड़ सकते हो क्या? का प्लस मा प्लस ला करके नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम तोड़ते हैं तो इसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना, सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा। तो बात समझ में आई क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब मैंने जलज को चेक किया तो जलज तो ऐसा ही शब्द है, मतलब आंसर हमारा क्या होगा? योग रूढ़ होगा। अब एक बात याद रखना, नोट करके लिख लीजिए कि जितने भी, अगर आपने समास पहले पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो आप लेक्चर्स देखिए, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, आप ज्वाइन करिए चैनल को, चैनल ज्वाइन करिए, क्लास में रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर बात यहाँ पे कह रहा है योग रूढ़ की। तो जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, या बात करें बहुब्रीहि समास के सामासिक पद हैं, बहुब्रीहि समास के सामासिक पद, बहुब्रीहि समास के सामासिक
पद, सामासिक पद। जैसे कि सामासिक पद अगर हम बात करें तो जैसे मैं बात करूं लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर जिनका, श्वेतांबर, ठीक है, पीतांबर, दशानन, दशानन, गजोधर। इस तरीके से और भी बहुत सारे सामासिक पद हैं जो बहुब्रीहि समास के हैं। अगर बहुब्रीहि समास का आपको सामासिक पद याद है तो आपको सोचने की बात बिल्कुल नहीं है कि अगर बहुब्रीहि समास का पद है तो वो हमेशा क्या होगा, योगरूढ़ होगा। क्या होगा, योगरूढ़ होगा। लेकिन किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। यहां पे लिखा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के आधार पर बात कर रहा है ना, तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो ये, व्युत्पत्ति के आधार पर तो ये यौगिक होगा। नहीं यार, सही तो है, योग रूढ़ी तो होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर ये कैसा होगा, योग रूढ़ी होगा। क्यों, क्योंकि रचना में कैसा है, ये यौगिक है और अर्थ की दृष्टि से रूढ़ है। क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपको सीधा सीधा फंडा ये याद रखना है कि अगर बहुब्रीहि समास का कोई भी पद आपको दिखता है, कोई भी सामासिक पद दिखता है, तो उसमें आपको आंखें बंद करके योग रूढ़ लगा देना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा का कौन सा भेद है। अब यहाँ 2 चीजें तो आपको पहले ही उसने बोल दी कि जो जयचंद है, यहाँ पे जो शब्द लिखा है जयचंद्रों, है ना, जयचंद्रों, ये क्या है, संज्ञा बोला है उसने। ये क्या है, संज्ञा शब्द बोला है। बोला है कि नहीं बोला है। अगर ये संज्ञा शब्द बोला है, अब उसने ये भी बोला है कि संज्ञा का भेद क्या है। तो पहले तो आपको संज्ञा के भेद पता होने चाहिए ना। जब तक आपको संज्ञा के भेद नहीं होंगे पता, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी संज्ञा होगी। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, बोलिए, कौन कौन कितने भेद होते हैं, बोलिए आप लोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक लिखने की जरूरत नहीं है क्या, है, चलिए लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद लिखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के बाद लिखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा, फिर लिखेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, फोर्थ द्रव्यवाचक, ठीक है ना, फोर्थ द्रव्यवाचक, और फिफ्थ जो होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। देखो यहां पे मैं क्वेश्चंस में आपको टाइम दे रहा हूं, टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर पाओ, कवर कर पाओ, है ना। क्या है कि हम जब एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार में कितने से ज्यादा आप चीजें यहीं पे पढ़ लो, आपको अलग से संज्ञा ना पढ़ना पड़े। अगर हो सके तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ रिविजन करना होगा, कुछ चीजें भूल गई होंगी तो वो रिमाइंड कर रहे होंगे, उनके लिए ये बेस्ट है ना, आप लोगों के लिए तो ये बेस्ट होने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। लेकिन यहां पे बात कर रहा है जयचंद्रों शब्द की। कौन से शब्द की, जयचंद्रों शब्द की बात कर रहा है। तो जयचंद जो शब्द है ये तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है कि नहीं है। तो भाई इसमें संज्ञा कौन सी होनी चाहिए, इसमें संज्ञा तो होनी चाहिए थी जातिवाचक, सॉरी, इसमें संज्ञा तो होनी चाहिए थी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे जयचंदों की जो बात कर रहा है ना, वो उसके नाम की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है उसके गुणों की बात, जयचंद के गुणों की बात। आपको याद होगा मोहम्मद गौरी के टाइम की बात है शायद, जयचंदों के लिए बोला गया है उदाहरण, है ना। तो जयचंद की जो है उसके गुणों की बात की गई है। तो यहाँ पे किसी जयचंद को पर्टिकुलर उस नाम के लिए नहीं रिप्रेजेंट किया गया, पर्टिकुलर किया गया उस तरीके के गुण रखने के लिए। और जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के गुणों के आधार पर कोई उक्ति प्रदर्शित की जाती है, कोई उक्ति दी जाती है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई आप लोगों के, बिल्कुल करेक्ट। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं 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 नहीं, जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई जरूर करिए, आप कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहां गोस्वामी शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए, बोलिए कौन सी संज्ञा है गोस्वामी शब्द में, गोस्वामी शब्द में कौन सी संज्ञा है, बोलिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। पहले शब्द लिख लेते हैं हम गोस्वामी, ठीक है, पहले हम शब्द लिख लेते हैं गोस्वामी।
अब गोस्वामी क्या है? गोस्वामी एक कास्ट है, मतलब ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप एक चीज बताओ, क्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तो क्या पूरी जाति ने की थी? नहीं की थी। गोस्वामी पर्टिकुलर एक नाम था, गोस्वामी तुलसीदास, है ना? गोस्वामी उनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की थी। तो यहां पे जो गोस्वामी शब्द है ना, जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इंडिविजुअल तुलसीदास जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को संबोधित कर रहा है। इसीलिए यहां पर अगर सिर्फ तुलसीदास जी की बात की जा रही है तो भाई जातिवाचक नहीं, यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल राइट शिवाजी, बिल्कुल राइट। दीपाली राइट, राइट शिवाजी पहले करेक्ट, गलत आंसर दिए थे अभी, राइट, बिल्कुल राइट। तो यहां पे आपको दो चीजें समझ में आई। मैंने दो उदाहरण दिए आपको, एक इसके पहले वाला जयचंद्रों का और दूसरा दिया है मैंने रामचरितमानस का, गोस्वामी जी का। याद रखो, अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग उसके गुण या आधार पर किसी उक्ति में किया जाता है, मतलब किसी कहावत में किया जाता है, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार अगर किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, किसी एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है, तो वहां पे जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब समझने की और बात ज्यादा नहीं है, लेकिन आप यही समझ सकते हो कि भाई अगर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है तो गोस्वामी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था, मतलब सिर्फ बात हो रही है तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति थे, तो सिर्फ उसमें क्या होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, क्या हो गया? बोर्ड हैंग हो गया क्या? एप्लीकेशन कोई टेक्निकल इशू आ गया है? वेट वेट वेट, देखते हैं। बोर्ड में क्या हो गया? वेट वेट वेट, 2 मिनट। हाँ, चूज करना। हाँ, 2 मिनट में अपन लोग स्टार्ट, नेक्स्ट 2 मिनट में करते हैं। थोड़ा कोई टेक्निकल इशू हो गया है। कम हो गए हैं तो कर दिया वैसे। कम हो गए। उनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ हाँ, करते रहेंगे ना, कोई issue। बात करते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी किसका कमेंट आ रहा है। लेक्चर क्लोज नहीं होता है आपका लेक्चर? बिल्कुल डेली होता है लेक्चर, ऐसा कोई इशू नहीं है, डेली लेक्चर होता है। थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए 2 मिनट बस दीजिए, अभी भी कंटिन्यू रहेगा लेक्चर, डेली ही रहेगा, है ना?
नहीं चले गए सर, आए थे, वो देखा था मैंने, पीक देखा था ना, आए थे लोग, नहीं चले गए, आए थे चले गए। आ जाओ। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना कि हमको किस लेवल का पढ़ना है थोड़ा, है ना? क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे कि हमें कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या जरूरी है। टोटल आपके 25 टॉपिक्स होंगे जिसमें से 30 क्वेश्चंस कवर होंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर आप टारगेट लेना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले तो गद्य को देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि गद्य से एक बार में 5 क्वेश्चंस कवर होंगे, है ना? तो वो ज्यादा जरूरी है और उसी को अपन लोग कवर करेंगे वन बाय वन करके। लेकिन पहले अपन लोग पूरे क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ ओवरऑल करके ओवरव्यू करेंगे एक बार क्वेश्चन का, वो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा तीसरा चौथा होगा अभी तो। ठीक है, कर लेता हूँ। अरे ठीक है, चलिए, थोड़ा सा इशू हो गया था, टेक्निकल एरर आ गया था, इसकी वजह से काम नहीं कर रहा था स्क्रीन। अभी प्रॉपर फिर से रन करेंगे। क्लास हमारा डेली रहेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। बिल्कुल सर जी, 7 फेब पेपर 1 हिंदी सीटेट या मॉक बदलती का। हिंदी बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, और या फिर इंग्लिश बोल सकते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, है ना? लेकिन टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, आपको डरने की बात नहीं है। आपके आप चाहे सीटेट दे रहे हो चाहे आप टेट दे रहे हो, आपका हिंदी से बाहर नहीं जाएगा। आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हो, तो आप पूरा कंप्लीट होगा आपका। आपका बिल्कुल, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही करते जाइए, आपको बराबर रिस्पॉन्स मिलेगा और पूरा का पूरा आपका यहीं पे तैयारी होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की बात है बस, जैसे अभी इरर आ गया था, है ना, कंटिन्यू, थोड़ा सा क्लास भी 5 मिनट लेट हो गया था आज, थोड़ा तब भी इशू आ रहा था, पता नहीं क्या है, बार बार आज इशू आ रहा है थोड़ा सा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन की है वो आपको समझ में आए कि नहीं आए? समझ में आ रहे हैं ना? रिप्लाई करना है सभी को, है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझने के बाद देखो, क्वेश्चन समझने से आपको आधा टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाता है। एक माइंड में रूपरेखा तैयार करनी है पहले, कि भाई साहब अगर मैं हिंदी पढ़ रहा हूं तो किस लेवल तक का मुझे पढ़ना पड़ेगा कि मुझे अपना एग्जाम निकालना है, एग्जाम मेरा निकल जाए। क्लियर है बात? हाँ, साथ बढ़ेगा किसमें? देखिए, कह नहीं सकते मार्क्स के बारे में, आप क्लियर, कोई नहीं बोल सकता कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घटेगा या नहीं, कुछ भी। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। लेकिन आप जो करके आए हो ना, पहले नंबर ना, आप अगर तैयारी करो तो एक चीज तो भूल जाओ, आपने जो कर दिया उसको भूल जाओ, आपको क्या करना है उसके बारे में सोचना है सिर्फ, ठीक है ना? आपको जो करना है, आगे जो पढ़ाई करनी है उसके बारे में सोचिए। देखिए, प्रीवियस के बारे में, अगर आप भूतकाल के बारे में सोचते रहेंगे ना तो आपका वर्तमान बिगड़ जाएगा। जरूरी है वर्तमान बनाना, और वर्तमान बनेगा तभी आपका भविष्य ऊंचा रहेगा। वर्तमान बनाने के लिए जरूरी है कि जो पीछे था वो पीछे छूट गया, जो एग्जाम जैसा था चला गया, हो जाने दीजिए। अभी बात करिए नए एग्जाम की, जो आने वाला है उसकी टेंशन मत लीजिए। निकलना होगा तो निकल भी जाएगा, आपने मेहनत की है ना तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया कहां उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। कहां उड़ रही है चिड़िया? आकाश में, किसी की छत पे भी उड़ रही होगी। इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है, बताइए, उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? अब अगर क्रिया की बात करें, यहां पे जो दिख रहे हैं तो देखिए, सकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है। अब चारों क्रियाओं को हम समझेंगे। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जो बिना कर्म के हो, जिसमें कर्म अनुपस्थित हो, ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें कर्म कैसा हो? अनुपस्थित हो। ओके, कर्म कैसा हो? अनुपस्थित हो। ऑब्वियस बात है, कर्म अनुपस्थित है। अगर सकर्मक की बात करेंगे तो जिसमें कर्म उपस्थित होगा, कर्म उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? सब कुछ आपने पढ़ रखा है, अगर आपने लेक्चर्स देख रखे हैं और आप ज्वाइन किए हैं, रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं, तो आप लोगों ने ये सभी चीजें पढ़ ली होगी। और अगर आपने पढ़ ली है ना तो एग्जाम में आप फोड़ दोगे, कुछ नहीं होगा। इतना इजी एग्जाम आएगा कि आपको लगेगा हमने तो बहुत आगे तक का पढ़ लिया है यार, आगे के एग्जाम भी आपसे कवर होंगे, ठीक है ना? तो कर्म अनुपस्थित है तो आकर्मक होगा, सकर्मक है मतलब उसमें कर्म उपस्थित होगा।
प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता दूसरे को कार्य करने के लिए, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ में आई? कर्ता दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, खुद नहीं करता है। जैसे मैं बोलूं उठ जाओ, है ना, उठवा, उसको उठा दो, ऐसा बोल सकते हैं ना, उठ जाओ, उसको उठा दो। बिल्कुल सुरेश जी, हेलो हाय, राइट राइट राइट। आपको आंसर जरूर देना है, तो आपके हिसाब से इसमें आंसर बताइए कौन सा होगा। मैंने आपको परिभाषा बता दी है। अब एक और बचता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? जब लगातार दो क्रियाएं घटित हों, लेकिन दो क्रियाएं एक साथ नहीं, जस्ट एक घटित होगी और उसके बाद ही दूसरी घटित हो जाए, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं बोलूं वह किताब पढ़कर सो गया। वह किताब पढ़कर सो गया। देखो यहां पे वह किताब पढ़कर सो गया, तो पहले तो उसने किताब पढ़ी और फिर सोया, मतलब यहां पे जो पढ़कर है ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। अभी आप सिर्फ मोटा मोटा देखिए, क्योंकि आपको समझाना है कि हमें किस लेवल का पढ़ना है। और अगर आपको इतने से ही समझ में आ गया तो मैं आपको भाई ये बोलूंगा, वेरी गुड, आप लोग एग्जाम जरूर निकालेंगे। क्लियर है बात? तो कौन सी होगी क्रिया? सकर्मक या अकर्मक? अब चारों आपके सामने लिखे हैं। अब आप बताइए कौन सी क्रिया, कौन सा वाक्य में उड़ रही है, किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। और कोई आंसर देगा? रिप्लाई करिए, कमेंट में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा? विच वन इज करेक्ट? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, सभी चीजों को मैंने यही बता दिया है आपको। बोले कौन सा आंसर होगा? मैं बता रहा हूं। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने एक चीज क्लास में आप लोगों को पढ़ाई थी, अगर आप लोगों ने क्लास ली हुई है तो आपको पता होगी, ठीक है। अगर किसी क्रिया है ना, क्रिया क्या है? उड़ रही है। क्रिया क्या है हमारी? यहां पे उड़ रही है, यही क्रिया है। मैंने बोला था अगर क्रिया के पहले कौन का रिप्लाई मिल जाए, सॉरी क्या का रिप्लाई मिल जाए, कौन के पहले क्या क्या उड़ रही है, इसके पहले अगर आपको क्या क्या रिप्लाई मिल जाए, क्या उड़ रही है, क्या उड़ रही है, नहीं पता, क्या उड़ रही है, नहीं पता भाई, क्या उड़ रही है, आंसर नहीं मिल रहा है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? यहां पर होगी आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया। आंसर 1 इज करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट नहीं होगा। दिनेश जी, शिवराज जी, नहीं, बी करेक्ट नहीं होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। डाउट करने वाली बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है, क्या उड़ रही है? आंसर मिल रहा है क्या? सेंटेंस में पढ़िए आप, क्या उड़ रही है? यहां पे कहीं आंसर दिख रहा है इसका? नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर नहीं मिल रहा है तो आकर्मक होगी, आंसर मिल रहा होता तो सकर्मक होगी। क्लियर है? और डरने की बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी अपन और भी पढ़ेंगे। जितने एग्जाम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका थ्योरी उतना ही कंप्लीट होता जाए, मतलब उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? अब देखिए बात हो रही है कारक की, किसकी बात हो रही है? कारक की। तो आपको कारक पता होने चाहिए, पहले तो कारक पता होने चाहिए। टोटल कारक कितने होते हैं? बोलिए, कारक कितने होते हैं हिंदी में? कारक कितने होते हैं? डोंट वरी शिवराज जी, कोई बात नहीं, करेक्ट होगा। हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे, जितने ज्यादा, बस जरूरी है एक्टिव होना। देखो गलत और सही होना आप तय नहीं कर सकते, मैं तय नहीं कर सकता, हमारा काम है आगे बढ़ना, काम करना। आप काम करो, जो अच्छा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेना है और जो बुरा होगा उसको निग्लेक्ट कर देना है, सीधी सी बात है कि नहीं है? ठीक है, तो बात कर रहे हैं मां ने बच्चे को सुला दिया, कितने कारक होते हैं? मेरा प्रश्न क्या है, कारक कितने होते हैं? जल्दी कमेंट पास कीजिए, कमेंट दीजिए, आंसर दीजिए कमेंट में, कितने कारक होते हैं? चलिए कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, आपको ओरली बता देता हूं, 8 कारक होते हैं, जिसमें से 4 तो यही लिखे हुए हैं, 4 तो यही लिखे हुए हैं, संप्रदान, कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक, है ना। अब यहां पे बात कर रहा है मां ने बच्चे को सुला दिया, किसको सुलाया? बच्चे को। किसने सुलाया? मां ने। तो अगर हम कारक लिखते हैं तो हम कारक लिखते हैं, पहला कारक होता है कर्ता और इसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है? ने।
दूसरी होती है कर्म कारक, दूसरा होता है कर्म कारक और इसके साथ विभक्ति लगती है को की। क्या लगती है? को। अरे यही आंसर मिल गया, देखो बच्चे के साथ को विभक्ति लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा कारक है? कर्म कारक का उदाहरण है। अब आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे आप और आगे जाके, है ना। अभी तो पहले आपको यही कंप्लीट करना है कि ये पढ़ क्या रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर से, देखिए अनु प्लस एषण क्या सही संधि क्या होगा। अब बात करेंगे हम संधि की, छोटी छोटी चीजें हम पढ़ लेंगे। संधि क्या होता है? संधि क्या होती है? वर्णों का मेल होती है। देखो ओवरव्यू कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी, है ना। संधि क्या होती है? वर्णों का मेल होती है। कितने वर्णों का? 2 वर्णों का। अब कौन कौन से वर्णों का? पहले शब्द के अंतिम वर्ण का, पहले शब्द के अंतिम तथा दूसरे शब्द के आदि वर्ण। आदि मतलब पहले वर्ण का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरे मतलब आदि वर्ण का। आप लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई कर रही है फास्ट। ऑप्शन चूज कीजिए। अनु प्लस एषण का सही संधि, जब तक आप ये करिए तब तक मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो संधि क्या है? वर्णों का मेल होती है। अब यहाँ पे बात कर रहा है अनु प्लस एषण की। तो आप जब अनु प्लस एषण को देखते हैं तो देखो अनु में किसकी मात्रा लगी हुई है? अनु में किसकी मात्रा लगी है? छोटा ऊ की। प्लस एषण लिखा हुआ है, एषण लिखा हुआ है। एषण में किसकी मात्रा है? ए की। और बना क्या है? अन्वेषण। बनेगा क्या? अन्वेषण। चलिए ये बता दिया मैंने, क्या बनेगा? अन्वेषण। ऑप्शन ए ही बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। नहीं शिवराज जी, ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब बात करेंगे कि देखो संधि क्या होती है। संधि की पहचानने के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटी सी चीज है बिल्कुल। क्या चीज है कि आप समझो यहाँ पे मिल कौन कौन रहा है। एक तो यहाँ पे ना ये वाला, और एक यहाँ पे ये दोनों शब्द। इसका अंतिम वर्ण, यही मैंने परिभाषा में लिखा है, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण, ठीक है। इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण मिल रहा है, ठीक है। इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण मिलके। अच्छा अब बात करो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे चेंज जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? इस शब्द में चेंज आ रहा है, इस वर्ड में चेंज आ रहा है, वे में। इस पे कौन सी मात्रा है? आय की मात्रा है। मतलब जब मैंने छोटा ऊ और ए एडी को मिलाया तो क्या बना? आय बना। क्या बना? आय बना। बना कि नहीं बना? ए बना कि वे? आय बना। ए बना है, सॉरी आय नहीं बना है, बना क्या है? ए ही बना है। ए की मात्रा पे हम एक मात्रा नहीं लगाते हैं। क्या बना है? ए बना है। ए किस में बनता है? आप बताओ किस में बनते हो? ए ए ए, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट दिनेश जी, बिल्कुल राइट आंसर। अब आपको पता होगा ए किस में, कौन सी संधि में होता है? बताइए किस में होता है? किस में होता है? जल्दी बोलना है, बोलिए जल्दी। अरे यार आप लोग बहुत टाइम ले रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, जल्दी बोलो क्या होता है? अरे यार गुण स्वर संधि। गुण होता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। गुण होगी ना, गुण होगी। आपने सबसे पहली पढ़ी थी दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होता है। गुण में क्या होता है? ए और ओ होता है। वृद्धि में क्या होता है? औ और आय और औ होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से आपने यण पढ़ा था। यण के में क्या होता है? यण में क्या होता है? या, वा, रा होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से अयादि पढ़ा था। अयादि में क्या होता है? आय, आय, आओ और आओ। अगर आप संधि को पूरा पढ़ना चाहोगे तब उसके लिए जरूरी है आपको पूरा लेक्चर देखना। यहाँ पे तो हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और मैं क्वेश्चन के हिसाब से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज यहाँ पे डिलीवर कर पाऊं। क्लियर बात? बिल्कुल राइट, बिल्कुल गुण स्वर संधि, राइट राइट, ठीक है। आंसर क्या होगा? गुण स्वर संधि। और इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? अन्वेषण। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देश को हानि है तो हो गया ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मोटा लड़का हंस पड़ा। वाक्य में लड़का शब्द क्या है? अरे यार लड़का है तो संज्ञा होगी ना, लड़का है तो संज्ञा होगी। संज्ञा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? संज्ञा में भी अगर भेद की बात करें तो कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। आपको ऐसे पढ़ना है कि देखो आपको वर्ड से आगे तक बढ़ते जाओ, वर्ड से आगे तक बढ़ते जाओ। बिल्कुल। लेक्चर को होते हैं सर, आपके लेक्चर कब होते हैं अश्विन? अरे डेली लेक्चर होंगे अश्विन जी, डेली लेक्चर होंगे, टेंशन मत लीजिए, डेली लेक्चर रहेगा। आप बस ज्वाइन करिए और आपको टाइम से अपडेट मिलेगा, है ना, टाइम से अपडेट मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मोटा लड़का हंस पड़ा। वाक्य में लड़का शब्द क्या है? वाक्य में लड़का क्या है? संज्ञा है हमारे हिसाब से।
देखिए मैं अपने नॉलेज की बात कर रहा हूं, अब जैसे मैं अपने नॉलेज की बात कर रहा हूं, ऐसे ही आप भी जब पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि भाई लड़का है तो लड़का क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा में कौन सा भेद होता है, ये जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है। अब जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन कौन बन सकता है बताओ पहले। यौगिक विशेषण बिल्कुल नहीं बन सकता है, प्राविशेषण नहीं बन सकता है, प्राविशेषण नहीं बन सकता है। एक मिनट होल्ड करिए थोड़ा, आकाश जी बिजी हूँ थोड़ा, बाद में करूँ आपको। नहीं नहीं बाहर हूँ मैं थोड़ा, बाद में करता हूँ आपको। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कौन सा ऑप्शन, विशेष, राइट राइट राइट, विशेषण लिखा है। देखिए अगर संज्ञा है, मैंने बोला जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा या फिर संज्ञा क्या बन सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ विशेष्य बन सकते हैं। दो चीजें आपने पढ़ी होगी, आपने कभी अगर पढ़ा है पहले तो आपने पढ़ा होगा एक विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य, एक विशेषण और दूसरा पढ़ा होगा विशेष्य, है ना, ये वही विशेष्य है। तो विशेष्य भी एक संज्ञा ही होती है, विशेष्य भी क्या होती है, एक संज्ञा होती है। अब संज्ञा क्यों होती है ये भी कारण स्पष्ट कर देता हूं कि विशेष्य संज्ञा इसलिए होती है क्योंकि विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। विशेषण बसात जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है, लेकिन लगती है विशेष्य क्योंकि संज्ञा का दूसरा नाम हम विशेष्य भी बोल सकते हैं। ये कहाँ उपयोग होता है, कर्मधारय समास में उपयोग होता है। कहाँ होता है, कर्मधारय समास में, याद रखना कहाँ होता है, कर्मधारय समास में संबंध होता है। बोलते हैं कि वह समास कौन सा होता है जिसमें विशेषण विशेष्य का या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो यहां से एक बात याद रखिए कि जो विशेष्य होता है ये एक संज्ञा होती है। क्या होती है, संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई, अब तो सबको समझ में आ गया होगा। रिकनेक्टिव, राइट राइट, कम लोग हो रहे हैं, क्या है क्या, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह घर मेरा है वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। आपने विशेषण पढ़ रखे हैं, विशेषण पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं, अगर आपने विशेषण पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा। बताइए, गुणवाचक, संख्यावाचक, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। बताइए, कमेंट में पास कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। कौन सा होगा करेक्ट, बोलिए। राइट आंसर, ठीक है। देखिए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। पहले तो आपको विशेषण के पता होना चाहिए, विशेषण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। विशेषण के अलग अलग आधार माने गए हैं, अलग अलग आधार पर विशेषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सी, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। मौलिक सर्वनामिक विशेषण कौन कौन होता है, यह, वह, ये और वे, ये क्या होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। अगर यौगिक सर्वनामिक की बात करूंगा तो कौन होता है, जैसा, कैसा, है ना, समझ रहे, ऐसा, ये सब कैसे होते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। राइट, ये सब यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। अब गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा के गुण बताएं। गुण कौन कौन से होते हैं, उसके आकार भी हो सकता है, आकार के बारे में बता सकता है, उसके रूप के बारे में बता सकता है, उसके रंग के बारे में भी बता सकता है, उसके लिंग के बारे में भी बता सकता है और उसके वचन के बारे में भी बता सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं, गुण होते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक का मतलब होता है संख्या बताना, मतलब जो संज्ञा की संख्या बताए, जैसे 1 2 3, मैं बोलूं एक आम, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, तो जहां पे संख्या के रूप में बताया जाए वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है, पुराना, सुडोल, 10 और न्यायी। पुराना, सुडोल, 10 और न्यायी, कौन सा आंसर होगा, करेक्ट आंसर बोलिए, रिप्लाई कीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब मैंने आपको भी बताया, गुण जो होते हैं, गुण किसके आधार पर होते हैं, सबसे पहले समय के आधार पर, समय मतलब काल के आधार पर। अभी का है, पुराना है, नया है,
काल के बाद क्या होता है, लिंग का, लिंग लिंग छोड़ दीजिए, लिंग नहीं करेंगे अभी, है ना। काल के बाद क्या हो जाएगा, रूप पर, रूप के बारे में, उसके आकार के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, काल, रूप और आकार के बारे में। तो यहाँ पे बात कर रहा है, देखो पुराना, इनमें में से कौन सा उदाहरण नहीं है, हमें चूज करना नहीं है, तो जो है वो तो पता कर लें। तो पुराना तो है, पुराना मतलब काल की बात कर रहा है, मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, पुराना मतलब पहले के समय का, है ना, राइट। तो ऑप्शन ये देखिए, पुराना तो होगा। सुडोल की बात करें, ये आकार की बात कर रहा है कि उसका आकार कैसा है, सुडोल है, सही बात है, ये भी आंसर मिल रहा है। चौथा होता है रंग का, एक और लिख लीजिए, रंग का। अब बात करें 10, तो 10 क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था संख्यावाचक विशेषण, जहां पे संख्या दी गई है 10, तो यहाँ पे क्या चारों में से कोई गुण बता रहा है, ये नहीं, 10 संख्यावाचक है। और हमने बोला है कि गुण में क्या आता है, काल, रूप, आकार और रंग, तो ये नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन यही करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, मेज पर किताबें रखी हैं, इस वाक्य में किताबें कौन सा वचन है, ये तो सबको पता होगा, सब लोग आंसर दे दीजिए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा, है ना, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। मेज पर किताबें रखी हैं, इस वाक्य में किताबें कौन सा वचन है। देखिए, मेज पर किताबें, किताबें रखी है ना, किताबें हैं मतलब एक से ज्यादा है, अगर एक होता तो एक वचन में क्या बोलते, किताब बोलते। किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, किताबें, क्या हो जाएगा, किताबें, ओके, क्या हो जाएगा, किताबें, तो बहुवचन करेक्ट होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बहुवचन। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये एमपीपीएससी और बीपीएससी, बिहार पीएससी का क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, बोलिए, संन्यास, संन्यास, समन्यास, सन्यास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और शिवाजी, और कोई रिप्लाई, और कोई रिप्लाई, और कोई रिप्लाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये संन्यास, क्या होगा, संन्यास। अब इसके पीछे कारण क्या है कि जब भी दो ना एक साथ मिलते हैं, दो पंचम वर्ण, चूंकि ना है ना, वो पा, फा, बा, भा, मा का पंचम वर्ण है, और जब ये डबल आते हैं तो एक को हम अनुस्वार बना देते हैं और दूसरे को हलंत में लगा देते हैं, और ऐसे ही लिखा गया है। मतलब हमने ऐसे लिखा है, सा के ऊपर एक बिंदी, आधा ना, बड़ा या और छोटा शा, तो होगा संन्यास। क्लियर है बात। पुनः धन जन्म मिलने पर क्या शब्द बनेगा, बताओ, पुनः धन जन्म मिलने पर कौन सा शब्द बनेगा, बोलिए, पुनः प्लस जन्म मिलने पर कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म और पुनः जन्म, कौन सा शब्द बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुनः धन जन्म बन के क्या बनेगा, पुनर्जन्म। अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी होगी, बोलो जल्दी, इसमें संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। क्लियर है बात, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बोलिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तत्कालिक, तात्कालिक, तत्कालिक, तात्कालिक, बोलिए। अब ये तो देखो शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं, है ना, ये तो बात करेंगे कौन से टॉपिक के हैं, शुद्ध और अशुद्ध शब्द, अशुद्ध और शुद्ध शब्द के टॉपिक हैं ये, है ना। टॉपिक कौन सा है इस क्वेश्चन के लिए, पढ़ना है हमें, अशुद्ध और शुद्ध शब्द पढ़ना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट, राइट, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, आंसर बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। तात्कालिक लिखा जाता है, कौन सा कारण होता है, तात्कालिक कारण होता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, यह रमेश की किताब है, वाक्य में कौन सा कारक है, यह रमेश की किताब है, वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए जल्दी, यह रमेश की किताब है, वाक्य में कौन सा कारक है, यह रमेश की किताब है, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पहचानने के लिए पहले में संज्ञा ढूंढनी है। रमेश के साथ उपयोग करा गया है की का, रमेश के साथ उपयोग करा गया है की का, और कारक कौन कौन से होते हैं,
तो कर्ता ने, देखो अब यहाँ पे बात करेंगे, सीधा यहाँ पे बात करेंगे, कर्ता के साथ हम लगाते हैं न विभक्ति, संबंध के साथ लगाते हैं का, की, के विभक्ति, कर्म के साथ लगाते हैं हम को विभक्ति, और करण से लगाते हैं हम से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा विभक्ति। ठीक है, अब बताइए, अब तो दिख रहा है ना साफ साफ, कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल राइट, संबंध कारक होगा। राइट आंसर, राइट है ना। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे की उपशब्द का उपयोग किया गया है। अच्छा, संबंध कारक, देखिए कारक को समझने में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगता है, ऐसे ही समझ सकते हैं भाई। रमेश की किताब, मतलब किताब का संबंध किससे? रमेश से है, तो यहाँ पे संबंध की बात ही तो की जा रही है, इसलिए कारक कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। क्लियर है बात? कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अनुप्लसेषण, ये तो कर लिया है। आशीर्वाद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द है, बहुत बार पूछा गया। तात्कालिक हो गया, आशीर्वाद हो गया, षट दर्शन हो गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपको दिए हैं। आशीर्वाद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए, रिप्लाई करना है सबको, कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट करिए, रिप्लाई कीजिए कमेंट में, कौन सा होगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद गलत है पहला, तो आशीर्वाद नहीं होगा, आशीर्वाद भी नहीं होगा, आशीर्वाद राइट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राइट राइट, बिल्कुल शिवाजी, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट। इतने बार नहीं देना है शिवाजी, एक बार देंगे तो हमें दिखता है, एक बार भी रिप्लाई करेंगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उपसर्ग के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बोलिए, उपसर्ग के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, उपसर्ग शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, और उपसर्ग केवल संज्ञा के साथ लगते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा होगा शिवाजी? बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन पहला, उपसर्ग को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उपसर्ग आश्रित होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आश्रित होते हैं, उनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है वैसे तो, समझे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, उपसर्ग केवल संज्ञा के साथ लगते हैं। ऐसा है क्या कि उपसर्ग सिर्फ संज्ञा के साथ लगे? बोलो, ऐसा है क्या? बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बोलिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ज्यादा लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? रिप्लाई करना है भाई साहब, कमेंट में आंसर देना है। बताइए कौन सा होगा? निम्न में से अशुद्ध शब्द, अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान नहीं होगा, अंतर्ध्यान भी नहीं होगा, अंतर्धान करेक्ट ऑप्शन, ए वाला तो गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतर्धान। और ये शब्द बहुत याद रखना है आपको, इसके बिना काम नहीं चलेगा, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा, बी करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नायक शब्द का सही विच्छेद क्या है? नायक, देखो नायक बना है नय प्लस अक से, किससे मिलके बना है? नय प्लस अक से नायक बना है, तो इसमें संधि कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी? अयादि। कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि। नय प्लस अक नायक, जैसे नय प्लस अक नायक लिखा है, अगर मैं बात करूं गय प्लस अक लिखता हूं तो बनता है गायक। क्या बनता है? गायक। क्लियर है बात? नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक। राइट, नेक्स्ट देखेंगे, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फिर वही बात, सबसे अच्छा तरीका है कारक पहचानना है तो यहीं पे विभक्ति लिख लो। अधिकरण कारक क्या कहता है? अधिकरण होता है में या पर, कर्म कारक क्या होता है? को, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान कारक होता है के लिए, संप्रदान कारक के लिए,
और अपादान कारक होता है से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। से क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। आदि संधि, राइट 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 तेजस्वी जी, बिल्कुल राइट। आदि संधि तेजस्वी, राइट राइट राइट। बताइए कौन सा राइट, बिल्कुल बिल्कुल राइट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अपादान कारक होगा, अलग हो रहा है क्योंकि भाई बिल्ली छत से कूद पड़ी, मतलब अब वो छत पे नहीं है, छत से कूद गई तो छत से उसका संबंध टूट गया, और जब एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, मतलब एक जगह से संबंध टूट रहा है, तो वहां पे आंसर क्या होगा, वहां पे आंसर होगा अपादान कारक या फिर अलग होने के अर्थ में, जिसमें से विभक्ति का उपयोग होता है। क्लियर है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, बताइए, ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऋग्वेद सी भी ऋग्वेद, डी भी ऋग्वेद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप मतलब पहले से पढ़े हुए हैं, कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, एकदम यही चल रहा है, और कोई उदाहरण नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऋग्वेद, ए ऑप्शन, बिल्कुल। संतोष जी बिल्कुल राइट, शिवाजी बिल्कुल राइट 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 ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद, यही करेक्ट फॉर्मेट होता है, यही सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, श्याम ने राधा को पुस्तक दी, बताओ इस वाक्य में राधा को में कौन सा कारक है, बताओ कौन सा कारक होगा। श्याम ने राधा को पुस्तक दी, इसमें कौन सा कारक होगा, बोलो कौन सा कारक होगा, ऑप्शन बताइए कौन सा कारक होगा। ओके शिवराज, सॉरी सॉरी सॉरी, शिवराज, कौन सा करेक्ट होगा, वन, कर्म कारक। अरे वाह यार, आप मतलब याद करे हो, वेरी गुड यार, खुश हूं मैं यार, अच्छे रिप्लाई कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो कर्म कारक के लिए कौन सी विभक्ति होती है, को। संप्रदान कारक के लिए होती है के लिए। देखिए बार बार अपन पढ़ रहे हैं, और बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं, जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल ओरली याद हो जाए उसको, ठीक है। करण के लिए क्या होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, है ना। नेक्स्ट अपादान कारक होता है से अलग होने के अर्थ में, है ना, अभी लेस लिखा है, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, क्लियर है ना, से अलग होने के अर्थ में, क्लियर है बात। अब यहाँ पे बात कर रहा है राधा को, शब्द ही दे दिया है उसने राधा को, राधा तो संज्ञा है, इसके साथ विभक्ति को लगी हुई है, को विभक्ति किसमें दिख रही है, पहले वाले में दिख रही है, इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, क्लियर है बात, पहला वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, बताइए हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग कौन से वचन में होगा। हस्ताक्षर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है। भाई साहब हिंदी में द्विवचन होता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि भाई अब बचे ऑप्शन सिर्फ दो, कौन कौन सा, एक वचन और बहुवचन। हस्ताक्षर कौन सा है, एक वचन है बहुवचन है, बोलो एक वचन है बहुवचन, ऑप्शन बोलिए। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। मजा आ रहा है आप लोग के साथ, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, मैंने सोचा पहले थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपको अच्छे और लेवल के क्वेश्चन देता हूं, करिए, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी आज नहीं आए, इस वाक्य में आए क्रिया का प्रयोग कहां हुआ है, बताइए आए क्रिया का प्रयोग कहां हुआ है, बोले कहां हुआ है आए क्रिया का प्रयोग, देखिए और बताइए आंसर। कौन सा आंसर होगा, बोलिए, डी। अरे राइट, गुरुजी बहुत सारे हैं, अरे आए हैं, आए हैं तो क्या मतलब एक से ज्यादा है, ऐसा नहीं है, गुरुजी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब आप अपने से बड़े किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए, सम्मानीय, अपने से बड़े किसी सम्मानीय व्यक्ति के लिए आप क्या करते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, तो वहां पे लास्ट
आज नहीं आए। इस वाक्य में आए क्रिया का प्रयोग क्यों हुआ है, कहाँ क्यों किया, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात एक वचन की हो रही, क्योंकि गुरुजी तो एक वचन है, गुरुजी एक वचन है, लेकिन जब हम क्रिया का प्रयोग किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए करते हैं तो वहां पे उसका हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वाचन होगा बहुवचन होगा और गुरु के प्रति आदर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात। अब देखिए आज के लिए मैं बोलता हूं इतना काफी है, हम कल फिर से आएंगे, कल फिर मिलते हैं, लाइव लेक्चर होगा, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन जाने से पहले आपको याद रखना है, जाने से पहले आपको याद रखना है कि जिन जिन लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से बैच को ज्वाइन कर ले, है ना, जल्दी से क्या कर लें, बैच को ज्वाइन कर लें। अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपकी फीस 1499 रहेगी, और अगर आप पेपर 2 के लिए ज्वाइन करेंगे तो भी आपकी फीस 1499 रहेगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 और 2 को संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो जो आपकी फीस है वो 1999 रहेगी। कितनी रहेगी, 1999 रहेगी। बैच पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको समय से सभी चीजें उपलब्ध, पूरा पाठ्यक्रम आपका उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है बात। बैच की जो अवधि है पूरी 1 साल रहने वाली, कितनी रहने वाली है, पूरे 1 साल रहने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।